प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं राकेश कुमार। आज के सेशन में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का मॉडल पेपर हम हल कराएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपको 50 क्वेश्चन मैथ से मिलते हैं और 25 क्वेश्चन मिलते हैं भौतिक विज्ञान से और 25 क्वेश्चन मिलते हैं रसायन विज्ञान से। ऐसा कहिए कि आपको इसमें 100 यानी 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और प्रत्येक जो प्रश्न है वह 3 नंबर का होता है और पूर्णांक यानी कि हो जाएगा फिर 300 अंक का। जिसको हल करने का जो समय होता है वह आपको 180 मिनट यानी कि 3 घंटा दिया जाता है। इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर सही होता है तो आपको 3 नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं यानी मिलते हैं, और यदि वही आंसर गलत होता है तो आपके कुल अंकों में से 1 अंक काट लिया जाता है। यानी हम ऐसे कहें कि यदि आप सही प्रश्न करेंगे तो आपको 3 अंक मिलेंगे और गलत प्रश्न करेंगे तो आपको उसमें से 1 अंक खोना पड़ेगा। तो अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, यानी कि भौतिक विज्ञान पार्ट से। पहला क्वेश्चन है √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी क्वेश्चन है x माइनस √3 इंटू वाई इज इक्वल टू 7 के बीच का कोण कितने अंश है। यानी आपको ये दो रेखाओं के समीकरण दिए हैं, इनके बीच में कोण कितने अंश का है वह निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम समीकरण को ही लिख लेते हैं। √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इसको हम तुलना करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी से। ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पर देखिए √3 लिख लिया है, x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ ये पहली समीकरण है तो आप a1 लिख सकते हैं। तो a1 बराबर आएगा √3 और b1 बराबर आएगा -1। c1 का कोई काम है नहीं, लेकिन यहाँ पर हम c1 को भी लिख देते हैं -5। तो इस तरह से आपने पहली इक्वेशन से यानी पहली समीकरण से a1, b1 और c1 की वैल्यू पता कर ली है। अब दूसरी समीकरण लिखिए, x माइनस √3 इंटू वाई -7 बराबर 0। तो जब तुलना करेंगे इसी समीकरण से तो आ जाएगा यहाँ पर a2 बराबर 1, b2 बराबर -√3 और c2 बराबर -7। अब यहाँ पर देखिए जो एक कंडीशन लगा दीजिए, ये कंडीशन है a1 a2 प्लस b1 b2। मान निकालिए, a1 का मान कितना है, a1 का मान √3 है, a2 का मान कितना है 1 है, प्लस b1 का मान कितना है -1 है, b2 का मान कितना है, ये हो जाएगा -√3। और इसको देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका √3 और ये हो जाएगा प्लस का √3 और ये मिल गया 2√3। अब यहाँ पर देखिए ये तरीका क्या था, यदि इन केस a1 और a2 प्लस b1 b2 का मान 0 के बराबर आ जाता तो लिख देते कि ये जो समीकरण थी या दोनों रेखाएं हैं इनके बीच में कोण है 90 अंश का। लेकिन इससे नहीं हो रहा है तो आप ऐसा करिएगा, फिर इसमें इसको समीकरण को हम ऐसे लिख लेते हैं, √3x माइनस वाई बराबर 5। तो -y बराबर -√3
प्लस 5, y बराबर होगा √3x, को छूट गया, √3x और -5। कंपेरिजन करते हैं, y बराबर mx प्लस c से, तो ये पहली समीकरण है, तो आप m1 बराबर लिख देते हैं √3। इसी तरह से दूसरी समीकरण को भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस √3 इंटू वाई -7 बराबर 0। तो √3 y बराबर -x और -7, तो √3y बराबर x प्लस 7 हो गया। तो y बराबर आया 1/√3x प्लस 7/√3। तो इससे आप कंपेरिजन करेंगे तो m2 बराबर हो जाएगा 1/√3। अब इसको देखिए, हल करना है तो एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। m1 की जगह पर कितना लिख देंगे, ये आएगा √3, m2 की जगह पे -1 अपान √3 अपान 1 प्लस m1 की जगह पर आएगा √3 और ये होगा 1/√3। ये कैंसिल हो गया, √3 ऊपर बचा, गुणा करेंगे तो √3 का √3 का गुणा तो 3 आएगा, तो 3 माइनस 1/√3 और पूरे का बटे है 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 और गुणे में 2 लिख लीजिएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर हो गया 1/√3, तो tan थीटा बराबर आएगा, tan 30 का मान होता है तो √1/√3, तो थीटा बराबर हो गया 30 अंश यानी कि 30 अंश। तो ये आपको आंसर मिल गया। देखिए यहाँ पर एक काम, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा था, कभी कभी ऐसा होता है कि यहीं से यदि मान ये 0 के बराबर ये हो जाता है तो कह देते हैं कि ये समीकरण क्या हो जाएगी, दोनों के बीच में 90 अंश का कोण है। इन केस और एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए m1 की वैल्यू निकाल ली और m2 की वैल्यू निकाल ली, इन दोनों को गुणा किया जाए तो ये दोनों गुणाफल यदि -1 आ जाएगा तो ये कह देंगे कि दोनों के बीच में कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। लेकिन यहाँ पर आप जब कुछ कंडीशन ना बने तो सीधा आपको फार्मूला बताया गया है tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। इससे हल करेंगे और आपका सीधा आंसर मालूम हो जाएगा। और यहाँ पर जो कोण निकल गया कितने अंश आया, 30 अंश। और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा पहला ए। अगला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, वह आपको निकालना है। तो माना गोले की त्रिज्या बराबर r, माना गोले की त्रिज्या बराबर r, तो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। इसको 1 लिख लीजिएगा। त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने का मतलब हो गया, ये हो जाएगा r1 बराबर आएगा r प्लस r का 50%। ये 50% हो गया, काट देंगे तो 2 हो जाएगा। तो r1 बराबर हो जाएगा r प्लस r/2।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3r/2। ये आपको r1 मालूम हो गया, 3r/2, ये r1 मालूम हो गया। अब आयतन निकाल लीजिए, तो यहाँ पर आयतन को हम V2 लिख देते हैं और 4/3 पाई, और ये हो जाएगा 3r/2 की होल पावर 3। तो V2 बराबर हो गया 4/3 पाई, और इधर हो जाएगा ये r³ और ये आपका 27 हो जाएगा /8। तो इतने को यदि आप देखें तो इतने को लिख सकते हैं V1, तो V2 बराबर आएगा 27 यानी कि 27/8, और ये हो जाएगा V1। अब पूछा है कि आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आयतन में वृद्धि जिसको आप डेल्टा V बोल सकते हैं, तो 27V1/8 इसमें से आप घटा दीजिए, पहले आयतन कितना था, V1 था, तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 27V1 माइनस 8V1/8। तो 27 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 19V1, तो आएगा 19V1/8। अब यहाँ पर ये आयतन में वृद्धि हो गई डेल्टा V 19V1/8। अब प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होगा डेल्टा V/V1 गुणा 100। डेल्टा V कितना है, 19V1/8 ये हो गया, और V1 का मान तो V1 ही लिख लिया है, गुणा लिख लिया 100, ये कैंसिल हो गया V1 और V1। तो ये आपका बन गया यहाँ पर 1900, या काट दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 से काटिए तो ये 2 बार हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 19 गुणा 25/2। अब यहाँ गुणा करेंगे जब 19 और 25 का, तो आ जाएगा 475/2। इसको जब भाग कर लेंगे तो आ जाएगा ये 2 दूना 4 होता है, और 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 सती 14 हो जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो 237 सही 1/2%। और ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है 237 सही 1/2%, और ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक में संबंध क्या होता है। तो समांतर माध्य को x से लिखते हैं, मध्यिका को m से लिखते हैं, बहुलक को z से लिखते हैं। तो ये होता है, पहला ऑप्शन है z बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, और m बराबर है मध्यिका बराबर 2 बहुलक माइनस x, और समांतर माध्य x बराबर 4 मध्यिका माइनस z। इसमें देखिए ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 75 यानी 75 अंश का मान बताइए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन 75 अंश बराबर, इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 15। 90 माइनस जो है 15 75 होता है 75। अब ये 90 होने की वजह से साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस 15 अंश। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन है कॉस 15। देखिए यहाँ पर ये डी है, कॉस 15 डी है सही ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है समुच्चय ए 1 2 3 1
2 में अवयवों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर अवयवों की संख्या आपको निकालनी है। तो यहाँ पर 1 फिर 2 फिर 3 और कोई है नहीं, तो आपको यहाँ पर, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सी यानी कि 3, 1 2 और 3, तो ये होगा 3। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, समकोण त्रिभुज में कर्ण की मध्यिका कर्ण की 1/3, 2/3, आधी और कोई नहीं। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण की जो मध्यिका होती है वह आधी होती है कर्ण की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये 9 की पावर 3/2 है और डिवाइडेड बाय 16 की पावर 5/4 है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 9 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 2 होल पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया डिवाइडेड बाय, और 16 को लिख दिया यहाँ पर 2 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 5/4, यानी कि यहाँ पर 16 को हमने 2 की पावर 4 लिखा, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया है। ये आपको बनेगा 27, 3 की पावर 3 होता है 27 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 हो जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर 32। अब ये आपका जो मान निकल जाएगा 27/32, और ऑप्शन जरा देखेंगे 27/32 ये पहला ही ऑप्शन है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 75% की वृद्धि कर दी जाती है, उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखते हुए इसके चौड़ाई को कितना कम करना पड़ेगा। मन आयत की लंबाई को L लिख लिया है, कॉमा चौड़ाई बराबर B है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हो गई पहली कंडीशन। अब कह रहे हैं लंबाई में वृद्धि की गई 75%, तो अब इसलिए लिखे लंबाई में वृद्धि हो जाएगी या बढ़ाने के बाद लंबाई, बढ़ाने के बाद लंबाई कितनी हो जाएगी, L, यहाँ लिख देते हैं L डैश, तो L में आप 75% L का जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, तो 75% का मतलब हो जाएगा 3/4, तो ये आएगा आपका 4, ये 4 और 3 7L/4, यानी कि अब इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो लंबाई हो जाएगी L डैश बराबर 7L/4। चौड़ाई को मान लीजिए, माना चौड़ाई बराबर B डैश, ये हो जाएगा। अब क्षेत्रफल लिख लीजिएगा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A डैश बराबर आएगा L डैश इंटू B डैश। L डैश का मान है 7L/4 और ये हो गया B डैश। और क्वेश्चन में कहा गया था कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन हो ना, तो यानी कि आपको यहाँ पर लिख देना है L इंटू B। ये L से L तो कैंसिल हो गया है, तो अब ये बचा 4B बराबर 7B डैश, तो B डैश बराबर 4B/7, यानी कि अब लंबाई कितनी होनी चाहिए, B डैश यानी कि 4B/7 होनी चाहिए। लंबाई को कितना प्रतिशत घटाया गया है, तो अब यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा B बराबर आएगा
पहले लंबाई कितनी थी b, तो b में से आप क्या करेंगे, घटा देंगे 4b - 7, तो ये आपका हो जाएगा 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3b/7 ये हो गया। अब हमको यहाँ पर जो है कमी निकालनी है, तो प्रतिशत कमी बराबर होगा प्रतिशत कमी बराबर 3b/7 ये हो गई कमी। और पहले मान कितना था, b था, और गुणा लिख देंगे b और गुणा लिखेंगे 100, इस b से 20 कट जाएगा तो यह मान आपका मिल जाएगा 300/7%। और ऑप्शन अब चेक कर लेते हैं, 300/7%, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुष्फलक की कोर 8 सेंटीमीटर है, इसका पार्श्व पृष्ठ कितना है वो आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समचतुष्फलक की कोर 8 सेंटीमीटर है, उसका पार्श्व पृष्ठ बताइए। तो इसका देखिए फार्मूला होता है पार्श्व पृष्ठ बराबर a² √3/4 और गुणा यहाँ पर 3 करना है। a का मान 8 है तो आप लिख देंगे 8 गुणा √3 और गुणा 3/4, ये काट देंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये 16 और 3 हो जाएगा 48, तो 48√3, और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार का व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन बताइए। बेलन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है S बराबर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर और व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है S बराबर 2πr/h, तो ये यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 1000, ये 2 लिखेंगे पाई की जगह पे, पाई लिखेंगे, r की जगह पर 10 लिख देंगे और h का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 0 कट जाएगा इसके साथ में और यहाँ पर 2 कट जाएगा, ये 50 हो जाएगा, तो होगा π/h बराबर हो जाएगा 50। निकालना है आयतन, तो आयतन का फार्मूला होता है v बराबर πr²h, तो यहाँ पर v की जगह पे v लिखेगा, π/h का मान तो आप 50 निकाल ही चुके, तो यहाँ पर 50 लिख लीजिएगा, और r का मान यहाँ पर है 10, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 5 के आगे 1 2 और 3 0, यानी 5000 की 5000 सेंटीमीटर क्यूब, 5000 सेंटीमीटर क्यूब। और आप ऑप्शन चेक कर लेते हैं, और ऑप्शन देखिए यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं सॉरी पहला नहीं है, तीसरा ऑप्शन है 5000 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल बताइए। देखिए यहाँ तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, और यदि आप यहाँ पर देखें बड़ी भुजा का वर्ग करते हैं तो ये आ जाएगा 64, और छोटी भुजा का वर्ग करेंगे तो 49, 64 इधर हो गया, अलग कर लीजिए, ये हो गया 49 और 3 3 9 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 8 9 9 18 हो गया, और 4 और 1 5, ये बराबर है नहीं, इसलिए समकोण त्रिभुज भी नहीं बनना, तो इसका मतलब ये हुआ विषम बाहु त्रिभुज। इसकी वैल्यू यहाँ पर a बराबर दी है 3, b बराबर है 7,
और C बराबर है 8 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाएं मालूम हो गई, तो आपको विषमबाहु त्रिभुज का फार्मूला लगा देना है। तो S बराबर होता है पहले A प्लस बी प्लस C बटा 2। A की जगह पर आप 3, B की जगह पर 7, इसकी जगह पर C की जगह पर 8/2। तो ये होगा कि 10 और 8 मिलके आ जाएगा 18। तो ये 18/2 डिवाइड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। S का मान आपको पता चल गया 9 यहाँ से। फिर फार्मूला आपको पता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है S टाइम्स S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और ऊपर अंडर रूट। इसमें इस फार्मूले में आपको S की वैल्यू A और B और C की वैल्यू डाल करके हल करना है, और ऑप्शन जो मिल जाएगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला 6√3, इसको जब आप हल करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 6√3। अगला क्वेश्चन है यदि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, 3ax प्लस 2by इज इक्वल टू 18 एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं तो a और b का मान बताइए। देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2x माइनस वाई माइनस 12 बराबर 0, और इधर एक समीकरण लिख देते हैं 3ax प्लस 2by माइनस 18 बराबर 0। ax प्लस by प्लस c से हम कंपेरिजन इन दोनों समीकरण के करते हैं। तो यहाँ पर आपका a1 का जो मान निकल जाता है वो a1 की वैल्यू हो जाती है 2, b1 की वैल्यू हो जाएगी -1 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -12, और a2 का मान हो जाएगा 3a, b2 का मान हो जाएगा 2b और c2 का मान हो जाएगा -18। यानी a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 की वैल्यू पता करेंगे। फिर इसके बाद दोनों रेखाएं एक ही समीकरण को प्रदर्शित कर रही, एक ही रेखा को प्रदर्शित कर रही हैं, तो आपको लिख देना है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इनमें आप मान डाल के इसको हल कर लेंगे और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -3/4। ये आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, और ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा वो ऑप्शन सही होगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है √1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा का मान बताइए। देखिए इसमें सबसे अच्छा है कि थीटा की वैल्यू आप कोई रख दीजिएगा, और उस थीटा की वैल्यू आप यहाँ रखिए। जैसे थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर 90 लिख दी, तो 1 प्लस ये हो जाएगा cos 90, तो cos 90 का मान तो 0 हो गया, तो 1 प्लस 0 तो 1 हो गया, और अपान 1 माइनस cos 90, तो ये होगा यहाँ पर थीटा की वैल्यू जैसे कि मैंने यहाँ पर 90 रख दी है, तो आ जाएगा ये 1 प्लस 0 अपान 1 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 1/0, यानी कि मान निकल गया इन्फिनिटी। अब cos 90 का मान यानी थीटा की वैल्यू 90 लिखनी है, तो यहाँ पर ये 90 रखने पर कोई भी मान 0 नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर जो मान रखेंगे, यहाँ इसमें थीटा की वैल्यू आपने रखी यहाँ पर 0, तो 0 रखने पर ये मान कितना निकल गया, इन्फिनिटी निकल गया है। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू यदि आप डाल रहे हैं ये 90, तो इन्फिनिटी कोई मान नहीं निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है कोई सही नहीं होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने थीटा की वैल्यू कितनी लिख दी है, थीटा की वैल्यू 90 निकल गई, रखिए तो मान कितना निकल गया, इन्फिनिटी निकल गया। आप थीटा की वैल्यू यहाँ भी वही लिखनी है 90, तो मान इन्फिनिटी निकलना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपको 45, ये भी 45, ये भी 45, तो ये कोई भी मान इन्फिनिटी के बराबर नहीं आएंगे, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन कोई सही नहीं होगा, यानी कि डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, यदि a बराबर
1 2 3 और B का मान है 2 3 4, तो A इंटरसेक्शन B का मान बताइए। देखिए इंटरसेक्शन में क्या होता है, दो सेटों में हो या तीन सेटों में हो, ये कॉमन आपको लिखना होता है जो दोनों में मिल रहे हों। इंटरसेक्शन का मतलब मिल रहे हों। तो आप देखिए 1 2 3 है, इसमें 2 और 3, तो 2 और 3 दोनों में मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 2 और 3 मिल रहा है, तो यहाँ A इंटरसेक्शन B सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C 2, 3। अगला यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है log 2 बेस 10 का मान आपको मालूम है, log 8 बेस 10 का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, log 8 को लिख देंगे, log 8 बेस 10 को आपने लिख लिया log 2 की पावर 3 बेस 10 तो रहेगा ही, 3 ये पहले चला जाएगा तो हो जाएगा 3 log 2 बेस 10, और log 2 बेस 10 की वैल्यू देखिए दी हुई है 0.3010, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 0.3010, तो इसका गुणा करेंगे तो 9.9030, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, बिंदु x, y, 3, 4, 2, 6 संरेख हैं। तो आपको संरेख सिद्ध करना है, क्या करेंगे, यहाँ पर x1 लिख लेंगे, y1 लिख लेंगे, x2 लिखेंगे, y2 लिखेंगे, x3 लिखेंगे और y3 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे वो फार्मूला होगा 1/2 x1, ऐसे लिख लीजिएगा। देखिए x माइनस x ब्रैकेट में y माइनस y प्लस x लिख लीजिएगा, y माइनस y लिखिएगा प्लस x लिखिएगा और y माइनस y लिख लीजिएगा। कुछ ऐसे लिख लेना है, 1/2 लिखना है, ब्रैकेट में x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y, यहाँ पर साइड में 123 लिख देना है। अब यहाँ पर पहले इसको 1 यानी x1 हो गया, कौन बचा 2 और 3, तो यहाँ पर आपको 2 और 3 लिख देना है। फिर यहाँ पर 2 लिखना है, तो ध्यान रखना है आपको 3 और 1 लिखना है, यहाँ पर 3 और 1 लिखना है, फिर ये 3 लिख देना है और 1 और 2 लिख देना। इस तरह से फार्मूला आपका बन करके तैयार हो गया है। इसमें क्या करेंगे, आप x1 की जगह पर y1 की जगह पर, x2 की जगह पर y2 की जगह पर, x3 और y3 की जगह पर बारी बारी से आप मान इसमें डाल देंगे। तो जब मान डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/, और इसको लिखेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर लिख देंगे, तो 1/2 x, और यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस x2 कितना है, x2 है प्लस का 3, और ये हो जाएगा 6 माइनस y प्लस x3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y1 कितना हो जाएगा, y माइनस ये हो जाएगा 4, 1/2 लिख दीजिएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा, घटाएंगे तो माइनस का 2x बच जाएगा, तो यहाँ माइनस का 2x लिख लेता हूँ। अब ये हो जाएगा आपका माइनस यानी प्लस 18 माइनस 3y, और ये हो जाएगा प्लस 2y माइनस 8, ये आ गया यहाँ पे। अब देखें तो यहाँ पर 1/2 लिख दीजिएगा, x और कहीं है नहीं तो आपको माइनस का 2x लिख देना है। y को देखना है तो यहाँ पर आपका y हो जाएगा आपका ये माइनस y, ये होगा माइनस 5, और ये प्लस का 10 हो गया, और यहाँ पर बराबर 0 तो लिख के आए ही हैं, तो ये हो जाएगा -2x माइनस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0।
तो हम इसको चिन्ह बदल के भी लिख सकते हैं, तो 2x प्लस वाई और -10 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है 2x प्लस वाई -10, 2x प्लस वाई -10, इसमें कोई है नहीं, 2x प्लस वाई ये भी नहीं है, 2x प्लस वाई तो नहीं, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन का आंसर है 2x प्लस वाई -10 और बराबर 0, और इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 5/2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 1062.50 रुपये और 4 वर्ष में 1100 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। तो माना कि मूलधन लिख लीजिए, माना मूलधन बराबर x रुपए, अब दर लिख दीजिए यहां पर R%। तो पहली शर्त क्या है, यहां पर साधारण ब्याज लिख देंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय है आपका 5/2 और बटा 100, तो ये कट जाएगा आपका, यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो SI बराबर हो जाएगा x इंटू R/40। ये अब यहाँ पर जो कहा है ये इतने रुपए हो जा रहा है, तो आपको यहाँ पर मिश्र धन निकालना है, तो लिख देंगे 1062.50 रुपये बराबर होगा मूलधन x है प्लस XR/40। ये चीज आपको यहां से मालूम हो गई, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब 4 वर्ष में 1100 हो जा रहा है, तो आपको यहाँ पर लिखना है, ये SI लिख लीजिए दोबारा, X उतना ही लिखिएगा, R उतना ही लिखिएगा, और ये 4 वर्ष लिख लीजिएगा और बटा 100 हो जाएगा। तो 4 से काट देंगे तो ये 25 हो जाएगा, तो SI बराबर आएगा X इंटू R/25, X इंटू R/25 और बराबर होगा X इंटू R/25। ये यहाँ पर आपको मालूम हो गया। तो ये बताया कितना है, ये कह रहे हैं 1100 हो जा रहा है, तो यहाँ आप लिख देते हैं 1100, ये हो गया है x प्लस XR/25, x प्लस XR/25। ये समीकरण नंबर मेरी सेकंड हो जाएगी। अब इन दोनों को हल कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए लिख देता हूँ 1062.50 बराबर x प्लस XR/40। ये समीकरण हो गई फर्स्ट। अब लिख दिए घटाने पे, तो ये माइनस माइनस हो गया, ये कट गया। अब यहाँ पर क्या करना है, हल करना है और x का मान r के रूप में पता कर लेंगे, और वही मान आप यहाँ पर डाल देंगे तो r की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी, और ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा ये 5/2%। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 99 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 13 सही 1/2 सेकंड में पार करती है और एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं x। तो अब टोटल जो होगी प्लेटफार्म, जैसे ये प्लेटफार्म है और ये रेलगाड़ी है, तो जब रेलगाड़ी ये यहाँ से इसको पार करेगी तो ये अपनी लंबाई के बराबर इसको और आगे चलना पड़ेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि रेलगाड़ी को जो प्लेटफार्म को पार करना होगा तो अपनी लंबाई चलनी पड़ेगी, साथ में प्लेटफार्म की लंबाई को भी तय करना पड़ेगा। तो ये लिख देते हैं 99 प्लस, ये हो गया 99 प्लस x, 99 प्लस x लिख लिया है, और ये लंबाई हो गई। इसको पार करने में इनको समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है
ये 27/2, 27/2। तो दूरी और समय चाल आप मान लीजिए, चाल भी है, तो आएगा 99 प्लस एक्स बटा वी बराबर आएगा 27/2, ये आ जाएगा। और खंभे को पार करने में केवल 9 सेकंड का समय लगता है, ये समीकरण नंबर आप फर्स्ट लिख लीजिएगा। तो खंभे को पार करने में सिर्फ अपनी लंबाई चलनी पड़ेगी, तो x बटा वी बराबर हो जाएगा 9 सेकंड। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा, ये समीकरण नंबर हो गई सेकंड। तो v बराबर हो जाएगा x/9। v बराबर कितना हो जाएगा, x/9। इस समीकरण में आप मान डाल दीजिएगा, तो कितना होगा, 99 यानी 99 प्लस x की जगह, x तो आप x ही लिखेंगे और v की जगह पर आप लिखेंगे x, और 99 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये 9 ऊपर चला जाएगा और बराबर होगा 27/2। तो ये आप इसको हल कर लेंगे और यहाँ पर x की लंबाई आपको निकल जाएगी, वो लंबाई होगी 198 मीटर। और ऑप्शन यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो सही होगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, एक घन तथा उसी के अंदर एक गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा यदि गोला घन की सभी भुजाओं को स्पर्श करता हो। तो देखिए, घन की भुजा मान लीजिए ए, तो घन की भुजा जब ए मानेंगे तो घन का आयतन हो जाएगा ए क्यूब। अब गोला जब इसको घन, ये घन हो गया, जैसे ये घन बना लिया, और इस घन के अंदर जब गोला रखेंगे, ये जब घन के अंदर गोला रखेंगे तो गोले का जो व्यास होगा घन की भुजा के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का व्यास, ये हो जाएगा a, तो त्रिज्या हो जाएगी a/2। आयतन लिख लीजिएगा, तो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, पाई r की जगह पर a/2 की होल पावर 3। तो ये हो जाएगा v बराबर 4/3 पाई, और ये होगा a की पावर 3/8। ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो v बराबर आएगा पाई a/6। अब अनुपात निकालना है, गोले घन और गोले के आयतन में अनुपात बताना है। तो घन का आयतन हो गया a क्यूब और बटे पाई a/3 और गुणा क्या करेंगे, ये हो जाएगा 6। a/3 कट गया, तो 6/पाई, ये हो जाएगा ऑप्शन 6/पाई। ऑप्शन नंबर होगा सी सही। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 1/√10, साइन बी बराबर 1/√5, तो आपको बताना है साइन ए प्लस बी का मान। तो साइन ए का मान दिया है, आप यहाँ पर कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए बराबर आएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये मान निकल जाएगा आपका 3/√10। इसी तरह से यहाँ पर साइन बी का मान दिया है, तो कॉस बी का मान आप पता कर लेंगे, और कॉस बी का मान निकल जाएगा आपका 2/√5। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसमें आपको मान डाल देना है और हल कर लेना है, और ये आपका हल करने पर आंसर मिल जाएगा a प्लस बी का 45 अंश, और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ए 45 अंश।
अगला क्वेश्चन है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो पिता की आयु आप मान लीजिएगा x, पिता की आयु मानिए x और पुत्र की मान लीजिए y। तो ये हो गया पिता, ये हो गया पुत्र। पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना से, पुत्र की आयु का 3 गुना करिए, 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, ये पिता अधिक है। यहाँ पर हम जो इसको भी पुत्र को भी अधिक कर लेता है। तो ये x बराबर 3y प्लस 5, या हम लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर 5, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी शर्त क्या है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद की बात की जाएगी तो दोनों में 5 वर्ष ऐड हो जाएगा। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने, पुत्र की आयु का दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो ये 10 वर्ष अधिक है पिता, तो पुत्र को भी 10 वर्ष अधिक कर दिया है। अब ये हो जाएगा, ये 2y प्लस 10 और प्लस 10 पहले से मौजूद है और इधर x प्लस 5 लिखिएगा। तो ये आएगा x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 5, तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 15। अब इसी के नीचे आप इसको समीकरण को हल कर लीजिएगा। x माइनस 2y बराबर 15 और x माइनस 3y बराबर 5। घटाने पे लिख दिएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर घटाएंगे तो ये आएगा y बराबर 10 और पुत्र की आयु मालूम हो गई 10 वर्ष। और ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 23, कॉट a बाई 2 माइनस tan a बाई 2 का मान बताइए। तो कॉट को लिख देते हैं cos a बाई 2 अपान साइन a बाई 2 माइनस, यहाँ पर लिख देते हैं ये tan को साइन a बाई 2 अपान cos a बाई 2। अब इसमें लघुत्तम ले लेते हैं तो आपका बन जाएगा यहाँ पे साइन a बाई 2 cos a बाई 2। ऊपर यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। तो ऊपर यहाँ पर जो होगा ये cos 2a का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos a अपान, ये होगा 2 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, और ये लिख देते हैं तो 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2। ये हो गया नीचे साइन 2a का फॉर्मूला, तो ये यहाँ पर आ गया 2 cos a अपान साइन a। अब cos अपान साइन होता है cot, तो 2 cot a, और आंसर आपको मिल जाएगा D 2 cot a, 2 cot a। एक बार फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको देखिए हमने साइन कॉस में बदल दिया, इसको भी हमने साइन कॉस में बदल दिया, फिर एलसीएम लेके हल कर लिया है। और ये जो फार्मूला बना, ये फार्मूला होता है cos 2a का, तो ये cos a बन जाएगा। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे फार्मूला साइन 2a का है और आपका ये आंसर मिल गया है। अगला क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए सीधा लिख देते हैं 4/3 पाई, त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 हो गया है। इससे गोली बनाई जा रही, गोलियों की संख्या आप n लिख लेंगे और ये होगा 4/3 पाई, त्रिज्या हो जाएगी 0.3, इसको आपको लिखना 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3। अब 4/3 पाई, 4/3 पाई तो कैंसिल हो गया है। अब दशमलव आप हटा दीजिएगा, ये वाले दशमलव हट गए,
दशमलव हटाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे लिखना पड़ेगा 1000। 1 2 ये तो हो गए 1 2 और 3, ये तीनों कैंसिल हो गए। n की वैल्यू कितनी निकल गई 1000। और ऑप्शन यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो पहला ही ऑप्शन सही होगा 1000, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है tan 22.5 अंश का मान कितना होता है, ये आपको याद रखना होगा। tan 22.5 अंश का मान होता है -1 ± √2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है tan 45 + a/2 का मान बताइए। इसमें क्या करेंगे, आपको tan a + b का फार्मूला लिखना है, tan a + tan b बटे 1 - tan a tan b। और tan a का मान कितना आएगा, tan a का मान होगा 45 और tan b का मान होगा a/2। इसको मान डाल के आप हल करेंगे और ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, यानी 1 + sin a/cos a। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है 1 - tan a/1 + tan a का मान बताइए। तो इसमें देखिए tan a - tan b बटे 1 + tan a tan b। तो tan a मतलब tan 45 - tan b यानी tan a, नहीं आपको ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, जिसमें आप फार्मूला लगा देंगे tan a - b का। अगला क्वेश्चन नंबर है 28 sin 26 अंश बटे sec 64 अंश प्लस cos 26 अंश बटे कोसेक 64 अंश का मान a है, तो a का मान कितना होगा आपको बताना है। यहां पर देखिए sin 26 अंश आप लिख देंगे, sin 26 अंश, और sec 26 को लिखेंगे, sec 64 को लिखेंगे 90 - 26 ही हो जाएगा, प्लस cos 26 यानी cos 26, और कोसेक को आप लिख देंगे कोसेक 90 - 26 = a। अब यहाँ पर देखिए सेक है तो ये बदल जाएगा, कोसेक में कोसेक बनेगा 1/, साइन में तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर 26, और ये होगा sin स्क्वायर 26। जरा फिर से चेक करिएगा, सेक ब्रैकेट में 90 - 26, 90 होने की वजह से कोसेक में बदलेगा तो कोसेक 26 होगा। कोसेक 26 को लिखते हैं 1/sin 26, तो हो जाएगा sin स्क्वायर 26। और उसी तरह से यहां भी बनेगा, ये कोसेक बदलेगा सेक में, सेक 26 ऊपर जाएगा तो 1/, कॉस में तो हो जाएगा cos स्क्वायर 26, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है, तो यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा 1, यानी कि ए। अगला लिखा हुआ है tan 70 × tan 20 का मान बताइए। तो tan 20 को आप बदल दीजिएगा तो ये हो जाएगा tan 70, तो लिख ही लीजिए, tan 70 हमने यहां पर लिख लिया है, ये हो गया tan 70, और 20 को लिख दिया tan 90 - 70। अब ये हो जाएगा tan 70, और ये आएगा आपका cot 70। cot को 1/tan लिख देंगे तो हो जाएगा tan 70 × 1/tan 70, ये कट गया और आपका आंसर मिल गया 1, और ऑप्शन यहाँ पर जो सही हो जाएगा वह सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर का मान आपको बताना है। इसमें आपको a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर लगा देना है, तो बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ पर बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। तो प्लस 2 sin थीटा cos थीटा और माइनस 2 sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, और आपका बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 1 + 1 = 2 के बराबर आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है cos 70 cos 20 - sin 70 और sin 20।
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला है कॉस ए प्लस बी का। किसका फार्मूला है ये? कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का कॉस 70 प्लस 20 कॉस 90, कॉस 90 का मान होता है 0 और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, कॉट अल्फा के बराबर है। तो कॉट अल्फा के बराबर क्या है? देखिए कॉसेक को तो 1/sin लिख देते हैं, कॉस तो भी होता है कॉस अपान साइन। तो देखिए ये वाला भी, लेकिन ऊपर साइन आना चाहिए। साइन कौन सा आएगा? यहाँ पर आएगा कौन सा? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये होता है कॉस स्क्वायर अल्फा, अंडर निकाल लेंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा अपान साइन अल्फा होगा कॉट अल्फा के बराबर, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3π/4 को रेडियन में बदलिए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 180 अंश बराबर पाई रेडियन, तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 अंश, तो इसलिए एक हो जाएगा 180/पाई। अब आपको निकालना कितना है? 3π/4, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 4 से काट देंगे तो ये 4, ये 45 का जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 135 अंश, और यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आएगा सी 135। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के बाह्य कोण उसके आंतरिक कोण का 1/5 है, तो बहुभुजों की संख्या आपको बतानी है कि बाह्य कोण उसके आंतरिक कोण का 1/5 है। यहां पर क्या करेंगे? आंतरिक कोण को मान लेते हैं, माना आंतरिक कोण को x मान लीजिएगा। तो बाहर का जो कोण है बाह्य कोण आंतरिक कोण का 1/5 है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बाह्य कोण, ये आंतरिक हो गया, बाह्य कोण हो जाएगा इधर बाह्य कोण, ये होगा x/5। ठीक है। अब यदि हम आंतरिक कोण और बाह्य कोण को दोनों को एक साथ में जोड़ दें तो 180 हो जाएगा, नहीं 180 अंश, तो यहाँ पर x प्लस x/5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 180। तो ये होगा 6x/5 बराबर 180, भाग कर लीजिएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 30, नहीं 150 अंश हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकल गई 150 अंश, यानी कि यहाँ पर ये आंतरिक कोण कितना हो गया 150 अंश, और बाह्य कोण कितना हो जाएगा 30 अंश। अब यहाँ पर आपको जो है भुजाओं की संख्या पता करना है, तो भुजाओं की संख्या पता करने के लिए ये हम 360 लिख लें और 360 को n से डिवाइड कर दें और ये बराबर लिख दें बाह्य कोण किसके बराबर, जो 30 अंश के बराबर, 30 अंश यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो ये 0 कट गया, ये आएगा 12, यानी कि n की वैल्यू निकल गई 12, यानी बहुभुज का जो मान आएगा और भुजाओं की संख्या कितनी आएगी 12 होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा थर्ड 12। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है? तो इसके लिए आपको फार्मूला ध्यान रखना है कि 2n-4 इंटू 90, ये हो गया, ये जोड़ होता है, और ये भुजाएं कितनी हैं यहाँ पर 10 है, तो आपको यहाँ पर 10 लिख देना है। तो यहाँ पर n होता है, तो आप चाहे आप यहाँ पहले n लिख लीजिएगा। 2n-4 इंटू 90/n, तो मान डालिएगा 2 × 10 - 4 × 90 और बटे 10, 10 × 9 = 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आएगा आपका 20 में से 4 घटेगा और गुणा 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 90 यानी कि 9, यहाँ पर 20 में से घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, 16 × 9 हो जाएगा, और 16 9 होता है 144, तो ये आपको 144 अंश का कोण पता चल जाएगा। 10 भुजाओं की समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान 144 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा
सी। अगला क्वेश्चन है 100 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 25 पाई मीटर चलने पर केंद्र पर अंतरित कोण बताइए। यहां पर देखिए चाप का मान दिया हुआ है, त्रिज्या मालूम है, फार्मूला आपको पता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। तो यहां पर चाप है कितना 25 पाई और त्रिज्या कितनी है 100, भाग कर दिएगा 4 पाई बाई 4 और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा सी पाई बाई 4। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, तो यहां पर ऑप्शन होगा पाई बाई 4, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है 37 है 18 भुजाओं वाले समबाहुभुज की प्रत्येक कोण की माप बताइए। तो इसका भी फार्मूला आपको अभी बता दिया गया है 2n-4/n गुणा 90। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 18 -4 बटे 18 गुणा 90। तो 18 दूना 36 हो जाएगा ये हो गया 36 में से 4 घटा दीजिएगा, गुणा 90 हो जाएगा और बटे 18 हो जाएगा। 36 में 4 जाएगा तो आएगा 32 गुणा 90 होगा बटे 18 हो जाएगा। तो 9 दहम 90 होता है, 9 दूनी 18 हो गया, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 9 51 9 9 दूनी 18 और 2 से काटेंगे तो ये 36 हो जाएगा, 16 दूना 32। यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 160। अब यहाँ पर देखिए ये जो प्रत्येक बहिष्कोण होना चाहिए, बहिष्कोण प्रत्येक बाहर का कोण, तो बहिष्कोण के लिए क्या आएगा 180 में से आप 160 घटाइएगा तो 20 अंश आपका आंसर मिल जाएगा, ये 20 अंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8 पाई/3 को रेडियन में बदलिए। तो आपको पता है 180 अंश बराबर पाई रेडियन, तो पाई रेडियन बराबर 180 अंश, ये बटे में पाई हो जाएगा। और इधर है 8 पाई/3, पाई से पाई कैंसिल हो गया और 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 60 आ जाएगा और ये गुणा करेंगे तो 480 होगा, यानी 480 अंश। और ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा वो ऑप्शन सही होगा ए। अगला क्वेश्चन बताइए, ये है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिए हुए हैं आपको 25 वर्ग सेंटीमीटर और 36 वर्ग सेंटीमीटर, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। तो देखिए यहाँ पर समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है, तो आप लिखिएगा 25/36, इसका वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा तो 5/36 हो जाएगा, ये 5/6 और यही आपका आंसर आ जाएगा 5/6 और ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर ए सही, 5/6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर होते हैं, उसके क्षेत्रफल में अनुपात बताइए। इसका उल्टा कर दीजिएगा तो आप स्क्वायर करिएगा 4 और ये हो जाएगा 9, 4:9, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, एक समबाहु त्रिभुज ABC जिसकी भुजा 2a है, इसके शीर्ष लंब की आपको माप निकालनी है। तो ये हो गया समरूप त्रिभुज। अब लंब डालने जैसे ये ऐसे, इसको लिख दिया है ए, नहीं ए यहाँ लिख लीजिएगा ए, इसको लिखिए बी, इसको लिखिए सी, यहाँ पर AD हो जाएगा। तो यहाँ पर ये यदि आप देखें तो ये 60 अंश कोण भी हो जाएगा, इसका मान आपको 2a दिया हुआ है, BC का मान भी 2a होगा, लेकिन यहाँ पर BD का मान हो जाएगा a। तो हम लिख सकते हैं cos 60 बराबर, लेकिन यहाँ पर देखिए लंब निकालना है तो cos ना लिखें, आपको साइन लिख देना है, sin 60 बराबर लंब यानी कि AD और कर्ण कितना हो जाएगा 2a, sin 60 का मान होता है √3/2 बराबर AD और बटे 2a, 2 से 2 कट गया तो AD बराबर हो जाएगा a √3 और
ऑप्शन यहाँ पर सही होगा a/√3। क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि 42 है। यहाँ पर दिया हुआ है यदि ए सेट दिया हुआ और बी सेट दिया हुआ है, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ए सेट को पूरा हम उतार लेंगे। जैसे 1 3 5 7 8, 1 3 5 7 8 उतार लिया। अब यहाँ पर 5 7 तो मिल रहा है, 9 और 11 नहीं मिल रहा, तो 9 और 11 यहाँ पर और बढ़ा लेंगे और यही आपका ए यूनियन बी निकल जाएगा। तो आंसर नंबर यहाँ पर ये सही होगा। अब ध्यान ये रखना है, फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिख देंगे और सेट बी के वही एलिमेंट्स लिखेंगे जो इस सेट ए में नहीं है, और ए यूनियन बी आपको आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 43। 32 के भाजकों का समुच्चय क्या है? तो यहाँ पर देखिए 1 2 और 4 दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता है क्योंकि और भी इसके जो हैं भाजक हैं। 2 4 8 16 है तो भाजक, लेकिन सभी नहीं है। यहाँ पर देखें 1 2 4 8 16 और 32, तो ये जो है भाजक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखकर केंद्रीय प्रवृत्त की कौन सी माप ज्ञात की जाती है? ये है समांतर माध्य, बहुलक और मध्यिका। ऑप्शन नंबर होगा सी, मध्यिका। क्वेश्चन नंबर 45 है, मध्यिका होती है न्यूनतम आवृत्ति, अधिकतम आवृत्ति, सबसे मध्यवर्ती आवृत्ति। ऑप्शन नंबर होगा सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे खंभे को, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई है, खंभे को कितने समय में पार करेगी? तो यहाँ पर जो चाल है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आपने बदल दिया है 50 गुणे 5/18 में, ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी। तो यहाँ पर 25/9 हो जाएगा, 125/9 ये हो गया। और लंबाई है यहाँ पर 100 मीटर, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल 100/125 गुणा 9, ये 5 हो जाएगा, ये 4 आएगा, तो 36/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग करेगा तो 7 से काटेंगे, 5 से, तो 7 25 35, 7.2 सेकेंड, और ऑप्शन जो मिलेगा वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं तो 10 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए पुरुषों की संख्या जस्ट डबल हो गई तो दिनों की संख्या जस्ट आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 2 दिन। क्वेश्चन ये है 48, कौन सा अनुपात सबसे न्यूनतम है? आप ऐसा करिएगा 21/39 करिएगा, 17/25 करिएगा, 7/15 करिएगा और 15/23 करिएगा। जो सबसे कम माना जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 7/15 करते हैं तो ये 15 चौके 60 यानी 0.4 के करीब मिलेगा और ये सम्मान ज़्यादा आएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर 49 है, 4, 18, 16 एवं 26 समानुपाती होंगे यदि प्रत्येक में कोई संख्या इनमें से जोड़ दी जाए। तो अब देखिए यदि यहाँ हम 4 जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा 8, और यहाँ पर ये जाएंगे ये 12 और ये 20 और ये होगा आपका 30। तो यहाँ पर 4 में आपने 4 जोड़ दिया तो बन गया कितना, 8। जोड़ के ही देख लीजिएगा, ये हो गया 8 अनुपात, ये हो जाएगा 12 और ये होगा 20 और ये होगा 30। तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और 10 दूना 20, 10 तियाँ 30, यानी 4 जोड़ने पर ही ये समानुपात में आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि ये जो नई संख्याएं मिले उनका अनुपात 3:4 हो जाए?
तो यदि यहाँ पर 3 लाना है और 4, तो यदि यहाँ पर मैं 3 घटा देता हूँ, 3 घटाइए तो 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पर 12 लिख लीजिए, ये मैंने लिख लिया 12, और 16 में से 3 घटा दिएगा तो 16 हो गया ये। अब यहाँ पर 4 तियाँ 12 और 4 चौके 16, और ऑप्शन यही सही हो जाएगा। कौन सा घटाने वाला? 3 घटाने वाला। तो ये क्वेश्चन थे 50 जो मैथ के हैं। वीडियो को स्किप ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब भौतिक विज्ञान में पहला प्रश्न ये दिया हुआ है, जब साधारण वायु दाबमापी को झुकाया जाता है तो पारे की लंबवत ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो बताना है। तो देखिए, जैसे साधारण वायु दाबमापी को जब झुकाएंगे तो उसकी पारे की लंबवत ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बस ये उसकी जैसे उसकी लंबाई बदल जाएगी। तो यहाँ पर रहेगा लंबवत ऊंचाई पर वही रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर होगा सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर है 52। 5 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक का मान 1/5 है, जब इन्हें जोड़ दिया गया है, यानी कि इन्हीं को जोड़कर न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, तो उसका मान कितना हो जाएगा? तो इन पांचों प्रतिरोधों को आपको समांतर क्रम में जोड़ देना है, और समांतर क्रम का फार्मूला आपको पता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस तरह से जोड़ेंगे तो मान आपका निकल जाएगा 1/25। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, फ्यूज तार के विषय में क्या सही है? देखिए, फ्यूज तार प्रतिरोध अधिक होता है, ये बात भी सही है। मिश्र धातु का बना होता है, ये भी सही है। और गलनांक इसका कम होता है, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तीनों बातें सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है जल की, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, जल। ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है? तो सबसे कम चाल यहाँ पर बताया है वायु में, लोहे में, पीतल में और जल में। देखिए, सबसे कम चाल होती है वायु में 330 मीटर प्रति सेकंड, और इन सब में लोहे में, पीतल में और जल में इनकी चाल इन सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है 56। पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो पानी का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक, कम शायद बोल दिया है, सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ऑप्शन नंबर होगा बी सही। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर को पहाड़ से जब खदान में ले जाएंगे तो पारे के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, जब बैरोमीटर को हम कहाँ ले जाएंगे? खदान में ले जाएंगे, तो वहाँ पर वायुदाब बढ़ेगा। वायुदाब बढ़ेगा यानी कि जो उसका लेवल होगा वो तल हो जाएगा ज़्यादा, यानी अधिक हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर है, यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्द्रता का वायुमंडलीय दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक विद्युत हीटर की शक्ति 150 वाट है, 10 घंटे में प्रयुक्त ऊर्जा का मान बताइए। तो इसका जो फार्मूला बनता है वाट गुणे घंटे बटे 1000, 1500 गुणे 10 बटे 1000। आप इसको कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आपका मिल जाएगा 15 यूनिट। ऑप्शन नंबर होगा सी सही। क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि किसी वस्तु पर बल F लगाने से वह v वेग से गतिमान हो जाती है तो शक्ति का मान कितना होगा? F इंटू वी, F अपान वी, F अपान वी स्क्वायर, F वी स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पर शक्ति का जो मान होता है P बराबर F इंटू वी होता है, और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, जब ध्वनि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो बदलता है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो आवृत्ति पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, आयाम पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तरंग दैर्ध्य उसकी बदल जाएगी। विरल से सघन में जाएगी तो तरंग दैर्ध्य उसकी घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी जलवाष्प की मात्रा बढ़ने का मतलब उसकी आर्द्रता बढ़ गई, और आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 63 है, ध्वनि की तीव्रता मापते हैं हर्ट्ज से, डेसिबल में, मीटर में और कोई नहीं। तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में नापते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, चंद्रमा के तल पर स्मॉल जी का मान पृथ्वी के तल का आधा होता है, 3/4 होता है, छठा भाग होता है और 1/4 होता है। तो चंद्रमा के तल पर जो स्मॉल जी का मान है पृथ्वी तल का 1/6 होता है और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, जल के भीतर कौन सी तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं? ये ध्यान रखना है, जल के भीतर कौन सी तरंगें, वो अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। अनुप्रस्थ तरंगें केवल जल की सतह पर ही उत्पन्न की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, सेकेंड लोलक की लंबाई कितनी होती है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.998, 2 मीटर, 10 मीटर और 4 मीटर। देखिए सेकेंड लोलक की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 0.998 मीटर। क्वेश्चन नंबर 68 है, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 84.6 मिनट अनंत और 84.6 सेकेंड, 84.6 घंटा। ये ध्यान रखना है, अनंत लंबाई के सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है 84.6 मिनट होता है और यही जो है आपको ध्यान रखना है, 84.6 मिनट। क्वेश्चन नंबर 69 है, पूर्णतः कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूर्णतः कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता या अवशोषकता 1 होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का परम ताप दुगना करने पर उत्सर्जित उष्मा की दर क्या होगी? ये आपने पढ़ा है स्टीफन के नियम में, E समानुपाती T की पावर 4, इनकी दुगना करेंगे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 का मतलब 16 गुना हो जाएगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 71 है, दो समतल दर्पणों को समांतर रखा जाए तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है अनंत होती है, ये बात ध्यान रखनी है। यदि समतल दर्पणों को कैसा रखा जाता है? समांतर रखा जाता है तो प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। समतल दर्पण की फोकस दूरी है कितनी? ऑप्शन है 0, 25, -25 अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है इन्फिनिटी यानी अनंत, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 को ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती होने के संभावना ज्यादा है। सेल का विद्युत वाहक बल E और विभवांतर E में संबंध क्या है? V बराबर E माइनस आई आर और V बराबर E प्लस आई आर, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है, देखिए V बराबर E माइनस आई आर जब सेल से धारा ली जाएगी तो उस कंडीशन में होता है V बराबर E माइनस आई आर। जब सेल को चार्ज किया जाता है तो फार्मूला बन जाता है V बराबर E प्लस आई आर, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है, ओम का नियम है V समानुपाती I। तो यही देखिए, इसमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑप्शन नंबर ए में टिक कर देना है, V समानुपाती I। अगला क्वेश्चन नंबर है, 4 वोल्ट की बैटरी से 1 ओम व 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, तो प्रभावित धारा बताइए। तो वोल्टेज तो हो गया 4 वोल्ट और प्रतिरोध की वैल्यू हो जाएगी 1 और 3 मिलके 4 हो जाएगा, तो I बराबर V बटे R होता है, 4/4 आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए, अब आता है लास्ट टॉपिक रसायन विज्ञान में, जिसके भी 25 क्वेश्चन है आपको हल करना है। वीडियो को स्किप ना करिए, पूरा आप वीडियो देखिएगा तभी आपको इसका बेनिफिट पूरा मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर है 76 जो कि है रसायन विज्ञान से संबंधित। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? प्राउस्ट ने किया, डाल्टन ने किया और दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर अनुपात की बात की जाएगी तो ये ऑप्शन सही होगा आपका प्राउस्ट, यदि लेकिन गुणित अनुपात की बात की जाएगी तो वहां पर ऑप्शन सही होगा डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 77 है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 2, 8, 12 और 2 लिखा है और 2, 8, 14, 2, 8, 13, 1, 2, 8, 10, 4। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 2, 8, 12 और 2।
अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या की खोज किसने की थी? ऑप्शन है चैडविक, रदरफोर्ड, मोसले और सभी। तो परमाणु संख्या की जो खोज की है वो की है मोसले ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 79 है परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो 2 होता है, फिर 8 होता है, 2 8 तो 10 हो गया, और लास्ट में कितने बचेंगे? 5। और ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा 5। ये हो गया 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं यूरेनियम की, ग्रेफाइट की, कैडमियम की। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में जो है नियंत्रक छड़ें कैडमियम की बनी होती हैं और ये इलेक्ट्रॉनों के अवशोषण का न्यूट्रॉनों के अवशोषण का कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक किसकी है? देखिए ध्यान रखना है, अल्फा कण की आयनीकरण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है भेदन क्षमता सबसे कम किसकी है? यहाँ पर बात कम की जा रही, अधिक की नहीं की जा रही है। तो अल्फा कणों की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है फेरस सल्फेट में फेरस मूलक की संयोजकता कितनी है? फेरस सल्फेट में फेरस मूलक की संयोजकता आपको बतानी है, तो ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा सी 2। अगला क्वेश्चन है 84 बेरियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? बेरियम कार्बोनेट का BaCO3 का होल ट्वाइस BiSO4 और कोई नहीं। तो बेरियम कार्बोनेट का सूत्र होता है BaCO3। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है HNO3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या पूछी है कितनी है? तो आपको यहाँ पर H का 1 लिख देना है, प्लस का X लिख देना है, माइनस का ये 16 या 48 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ HNO3 H का तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस का 1 लिख लीजिएगा। नाइट्रोजन का हमको निकालना है तो हमने X लिख लिया है। और ऑक्सीजन की माइनस की 2 होती है तो प्लस, और यहाँ पर -2 और गुणा 3 और बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये हो गया। अब ये प्लस का 1 प्लस का X और माइनस का 6 बराबर 0। तो X ये माइनस का 5 बराबर 0। तो X बराबर हो जाएगा 5 और ऑक्सीकरण संख्या निकल गई N की प्लस का 5। और यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही होगा डी। क्वेश्चन अगला है ऑक्सीजन गैस है अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है? तो ऑक्सीजन गैस है उदासीन। ऑप्शन नंबर यहां पर सही होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 87 है SO2 का जलीय विलयन होता है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, कोई नहीं। तो SO2 का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, उसका कारण क्या है? क्यों? ये वायु से हल्की होती है, यह जहरीली नहीं है, बल्ब प्रकाश ज़्यादा देता है, और इनमें से कोई नहीं। देखिए नाइट्रोजन गैस भरने का कारण सिर्फ होता है कि ये जो है फिलामेंट को क्षय को रोकता है, फिलामेंट के क्षय को यानी कि वाष्पीय रेट को कम कर देता है, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है फिलामेंट को सुरक्षित रखता है, इसका आयनीकरण नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है ठंडे जल में हाइड्रोजन उत्पन्न होती है Zn, Mg, Ca, Na और Al। तो ठंडे जल से जब क्रिया होती है सोडियम की तभी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 91 है निम्न में आंसू गैस कौन सी है? SO2, H2S, NH3 यानी NH3 और कोई नहीं। यहाँ पर आंसू गैस के विषय में बात की है, आंसू गैस होती है अमोनिया यानी कि NH3। क्वेश्चन नंबर 92 यानी कि 92 है अमोनिया NH3 यानी कि जल में विलेय है, कम विलेय है, अविलेय है, अत्यधिक विलेय है? अमोनिया जल में बहुत ज़्यादा विलेय है
ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, बहते हुए खून को रोकने में, यानी ब्लड कहीं बह रहा हो, आप कहीं कट जाए ब्लड से, तो उसको रोकने के लिए मदद कौन सा करता है, या रोकने के लिए क्या आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर NaCl, K2SO4 और K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये है फिटकरी का सूत्र और इसी का यूज किया जाता है बहते हुए जो है ब्लड को रोकने के लिए। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। अगला क्वेश्चन नंबर 94 है, क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त होता है CaCl2, COCl3, COCl2 और CaO। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए CaOCl2 का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है 95, नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या है। NaCl, Na2CO3, NH4Cl, यही है अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर कहते हैं और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई बनाने में प्रयोग होता है सोरा, चूना और रेड लेड, कोई नहीं, तो दिया सलाई को बनाने में रेड लेड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 97, ऊर्ध्वपातज क्या है, यानी ऊर्ध्वपातज पदार्थ कौन सा है, तो ये हो जाएगा NaCl, CaCl2, NH4Cl, और यही ऑप्शन सही होगा NH4Cl। अगला क्वेश्चन नंबर है 98, किसका कैलोरी मान सबसे ज्यादा है, वो है ऑप्शन मीथेन, ब्यूटेन, एथेन और प्राकृतिक गैस, तो मीथेन का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, शराब में पाया जाता है CH3OH, ग्लूकोज, C2H5OH और सभी, शराब में केवल एथिल अल्कोहल पाया जाता है C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 100 है, यानी कि 100, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। यूरिया का जो है सूत्र लिखना है, NH2CO NH2, यही यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, और ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का सेशन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।